हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिनेश चैन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी लेवल 2 एसएसटी के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और अब की बार रीट आपको पार करनी है। दोस्तों, रोजाना आपको टेस्ट देना है और प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए 135 प्लस प्रश्न सही करने का। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट है जरूर देवें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और मॉडल पेपर को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को आपको शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मुख्य परीक्षा का मॉडल पेपर नंबर 1 है। सबसे पहले अपन भाग फर्स्ट राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा से संबंधित है। भाग फर्स्ट में अपन प्रश्न है ये पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। देखिए पहला प्रश्न, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है? बताइए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है? तो दोस्तों वो है तापीय ऊर्जा। राजस्थान में क्या है? तापीय ऊर्जा प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। तो दोस्तों यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत राजस्थान में तापीय शक्ति है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से निम्न में से कौन सा नगर जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से निम्न में से कौन सा नगर नहीं जुड़ा हुआ है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से दोस्तों जयपुर नगर है वो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। इस जो रूट की लंबाई है, इस कॉरिडोर की जो लंबाई है वो दोस्तों 3507 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस रूट के अंतर्गत यानी कि इस कॉरिडोर के अंतर्गत है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, आबू रोड, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? बताइए, कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, ए घोष यानी कि अमलानंद घोष। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए ए घोष दे रखा है तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति को प्रतिपादित किया गया? सर्वप्रथम किसके द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति को प्रतिपादित किया गया? दोस्तों देखिए अलग अलग मत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। जैसे कि कर्नल जेम्स टोड है वो विदेशी थे तो उन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विदेशी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रतिपादन है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चौहानों को अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया है चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, और भी अलग अलग मत हैं सभी के, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ दुर्ग की नरसंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बताइए, अब्बुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं यानी कि नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ऐसा कौन से दुर्ग के बारे में लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा लिखा था। दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा दुर्ग कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा दुर्ग कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मन में आपको उत्तर सोचना है। दोस्तों कुमट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो दोस्तों सिवाना का दुर्ग जाना जाता है। कौन सा? सिवाना।
जो बाड़मेर में पड़ता है ये दुर्ग, ठीक है। इसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, रानी नाथावती ने राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी बनवाई? बताइए, रानी नाथावती ने राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी बनवाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी जिले में है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर है ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो रानी नाथावती है ये राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी, ठीक है। तो यहां पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण कराया गया था? निम्न में से किस किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ के किले में दोस्तों फतेह प्रकाश महल का निर्माण है वो करवाया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन है और फुल मॉडल पेपर है ये। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किन जिलों में बीड़ पाए जाते हैं? किन जिलों में बीड़ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीकर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में बीड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर, जोधपुर, बीकानेर में। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मुख्यतः दोस्तों चारागाह भूमि होती है, ठीक है, जो कृषि योग्य नहीं होती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक तो होता है बीड़ और एक होता है बीहड़, ठीक है। बीहड़ जो चंबल बेसिन में पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि है उसको बोलते हैं, जिसका विस्तार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में है। लेकिन यहां पे बीड़ पूछा है, बीड़ है ये सीकर, जोधपुर, बीकानेर, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों कौन सा इसमें सही नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ जिला है। देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे करौली दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों भरतपुर में स्थित है, ठीक है। कहां पर है? भरतपुर में। करौली यहां पर गलत दे रखा है। तो यहां पर प्रश्न में क्या पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये डी नंबर वाला सही नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कृषि विभाग के अनुसार रेबेरिना मृदा पाई जाती है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों राजस्थान के किस जिले में कृषि विभाग के अनुसार रेबेरिना मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये गंगानगर जिले में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण 14 प्रकार में किया है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे रेबेरिना मृदा है, ये गंगानगर जिले में पाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की रबी की तिलहन निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? बताइए, राजस्थान की रबी की तिलहन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है वो अपने को याद रखना है, वो बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली इसमें शामिल नहीं है रबी की तिलहन में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों तिलहन है ये जो यहाँ पे खरीफ की फसल है, ठीक है। ये मूंगफली है ये दोस्तों खरीफ की फसल है, ये आपको इसमें याद रखना है। और रबी की तिलहन में सरसों, राई, अलसी, तारामीरा ये होते हैं, ठीक है। और खरीफ की तिलहन में मूंगफली, तिल, अरंडी, सोयाबीन और सूर्यमुखी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? बताइए, राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? कोटा। कोटा है दोस्तों सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? कोटा, 60.31% है। उसके बाद में आता है जयपुर का नंबर 52.40%, ठीक है। तो यहां पर कोटा इसका राइट आंसर होगा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, अपनी सैन्य व्यवस्था में किसने भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया?
दोस्तों किसने अपनी सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, ठीक है। यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 15 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक राजस्थान में जिला है। सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक राजस्थान में जिला है, तो वो जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान में फेल्सपार का लगभग 95% है वो उत्पादन अजमेर में होता है, अकेले अजमेर में, ठीक है। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य से रावशाही सिक्कों का संबंध है? राजस्थान के किस राज्य से रावशाही सिक्कों का संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रावशाही सिक्के हैं वो कहां के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों अलवर के। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों हर्ष पर्वत का शिलालेख है, 975 ईस्वी का जो शिलालेख है उसमें पाशुपत संप्रदाय से संबंधित उल्लेख मिलता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे हर्षनाथ की प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम सीवी जनपद के उल्लेख का प्रथम स्रोत है। सर्वप्रथम सीवी जनपद के उल्लेख का प्रथम स्रोत है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिक्के। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सीवी जनपद का जो उल्लेख है वो सिक्कों पर किया गया था, उसके बाद में दोस्तों ऋग्वेद में पढ़ा गया इसे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने धारण की थी वह था। दोस्तों बताइए, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि कौन से प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों वो प्रथम प्रतिहार शासक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट द्वितीय थे। कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे जाता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जाता है महाराणा कुंभा को। किसको जाता है? महाराणा कुंभा को। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि महाराणा कुंभा ने संगीत, नाटक, टीका, ग्रंथ इत्यादि में अपना काफी योगदान है वो खुद ने दिया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया? बताइए, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं? ऐसा किसने घोषित किया था? तो यह किया था दोस्तों शहजादा अकबर ने, जो औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। उसने दोस्तों स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था जनवरी 1681 में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में निजी क्षेत्र की जिसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है कहां पर स्थित है? बताइए, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में निजी क्षेत्र की जिसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों नागौर जिले के खींवसर में। कहां पर है? नागौर जिले के खींवसर में है दोस्तों ये, ठीक है। और ये निजी क्षेत्र की है और रिलायंस पावर लिमिटेड है ये। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीताबाड़ी का मेला निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश में ये भरता है,
ठीक है, सीताबाड़ी का मेला। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये सहरिया जनजाति का कुंभ मेला भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 15 दिन तक ये मेला लगता है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के किस राज्य में बनाए हैं? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के किस राज्य में बनाए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बीकानेर में बनाए हैं दोस्तों इन्होंने। ठीक है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के बीकानेर राज्य में बनाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर की उस्ता कला और मुनवती कला है वो प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से ओल्यू संबंधित है? दोस्तों बताइए ये ओल्यू, ओल्यू क्या है? ये एक प्रकार का दोस्तों गीत है। ठीक है, और ये ओल्यू कब गाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पुत्री विवाह की विदाई पर दोस्तों ये ओल्यू गीत है वो गाया जाता है। पुत्री विवाह की विदाई पर ये ओल्यू गीत गाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जूर्ज होफ, जूर्ज हार्प मोरचंग है। बताइए ये मोरचंग क्या है? ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों, ये एक वाद्य यंत्र है। जूर्ज हार्प है ये एक वाद्य यंत्र है जिसे मोरचंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, देवझूलनी एकादशी मनाई जाती है। देवझूलनी एकादशी है ये कब मनाई जाती है? दोस्तों ये देवझूलनी एकादशी है ये भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है ये देवझूलनी एकादशी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, इसे जल झूलनी 11 भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देवझूलनी एकादशी मनाई जाती है। 28 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसको कहते थे जांगड़ बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? जांगड़ बोलते थे। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसमें देखिए मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, दोस्तों मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो जांगड़ नहीं छाबदार कहलाता था। कौन कहलाता था? छाबदार, छाबदार कहलाता था दोस्तों वो। ठीक है, तो यहाँ पे छाबदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जांगड़ नहीं। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान के किस किले में चोखेलाव यानी कि चोखोलाव महल स्थित है या चोखेलाव महल स्थित है? ये चोखेलाव महल है ये कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जोधपुर दुर्ग में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर दुर्ग में ये स्थित है। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। बताइए राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो ये गौरी है ये गौरी है ये भील जनजाति का नृत्य है। ठीक है, तेरताली नृत्य है ये दोस्तों आप सभी को पता है, ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है ये नृत्य। और बम नृत्य है ये दोस्तों भरतपुर के क्षेत्र में किया जाता है। जो लूर नृत्य है ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, मांदल लूर, ठीक है ये नृत्य है, ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध निम्नलिखित में से किसका नहीं था? बताइए बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध निम्नलिखित में से किसका नहीं था वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो देखिए बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा का जो संबंध है वो रघुवर दयाल गोयल से नहीं था। रघुवर दयाल गोयल से इनका संबंध नहीं था। बाकी स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद, इन तीनों का संबंध था दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य निम्नांकित में से था। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य निम्नांकित में से था तो कौन सा था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रजामंडलों का। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, बेंगू जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो दोस्तों राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये नेतृत्व करने का जो आदेश है ये दोस्तों विजय सिंह पथिक ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर अपना राम नारायण चौधरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन है ये किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, बलवंत सिंह मेहता थे। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य संघ का कब विलय किया गया? राजस्थान में मत्स्य संघ का जो विलय है ये कब किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय है वो किया गया था। ये आपको इसमें याद रखना। और ये राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण था। ठीक है, जिसमें मत्स्य संघ और निमराना ठिकाने को इसमें विलय किया गया था। और इसका नाम है वो संयुक्त वृहद राजस्थान है वो रखा गया था। ये आपको इसमें याद रखना है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर 15 मई 1949 इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब अपन भाग सेकंड पढ़ेंगे। यहाँ पे भाग सेकंड अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और भाग सेकंड के अंतर्गत देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित ये प्रश्न पढ़ेंगे। भाग फर्स्ट में अपन ने 35 प्रश्न पढ़े, अब भाग सेकंड के प्रश्न है वो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न है। देखिए सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे हैं, एक भी प्रश्न है वो इधर उधर नहीं होगा, बस आपको टेस्ट है वो पूरा देना है। बहुत ही शानदार लेवल का ये मॉडल पेपर है। और सबसे खास बात, आपको निःशुल्क मिल रहा है, कोई भी आपको इसमें चार्ज नहीं देना है। इस चीज का आपको बेनिफिट है वो उठाना है ज्यादा से ज्यादा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री है वो कहलाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है बताइए? राजस्थान का उत्तर तोताद्री, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये कहलाता है दोस्तों गलता। गलता जी जो जयपुर में है, इसको राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहते हैं। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राचीन नाम से जाने जाने वाला बरसावाड़ा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? अच्छा है प्रश्न। प्राचीन नाम से जाने जाने वाला बरसावाड़ा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो दोस्तों ये बरसावाड़ा है, ये भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में अजमेर जिले में है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर में। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिव मंदिर बांडोली को खोजने का श्रेय किन को दिया जाता है? शिव मंदिर जो बांडोली में है इसको खोजने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रेय है ये कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने 1821 ईस्वी में इसे खोजा था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड को श्रेय दिया जाता है शिव मंदिर बांडोली को खोजने का। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा?
निम्न में से किसे कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 6 महीने का जो कारावास है ये दोस्तों जानकी देवी बजाज को भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें याद रखना है, यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानकी देवी बजाज। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताइए, श्री राम फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कोटा में। कहां पर है? कोटा में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें एक ही सही है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में ये स्थित है। ये विकल्प है, ये दोस्तों बिल्कुल सत्य विकल्प है। ठीक है, यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कहाँ व कब प्रारंभ की गई? राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कहाँ व कब प्रारंभ की गई? दोस्तों ये प्रारंभ की गई 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को ये राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति है ये प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका को देने का प्रावधान है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। यहां पे पूछा गया है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका को देने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 50,000 रुपए देने का प्रावधान है। ठीक है, राजश्री योजना के अंतर्गत, लेकिन वो 6 चरणों में दिए जाएंगे। ठीक है, यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? बताइए, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? दोबारा देखिए इस प्रश्न को, यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? तो दोस्तों वो होगी विश्वास प्रस्ताव को दोस्तों पूर्ववर्तीता होगी। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहां पर 45 नंबर का प्रश्न है, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राज्य के पहले व एकमात्र कौन थे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राज्य के पहले व एकमात्र कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों इसमें बरकतुल्ला खान। ठीक है, ये दोस्तों अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये 1971 से 1973 तक थे। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा कौन बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा की कौन बनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुमित्रा सिंह बनी थी दोस्तों 2003 से 2008 तक। ठीक है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी राजस्थान विधानसभा की। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में कौन है? सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैलाशनाथ वांचू। याद रखना दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित
कथनों जो राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित उस विचार उस यानी कि उस पर विचार कीजिए। लोकायुक्त के पद से संबंधित कथन दे रखे हैं, अपने को उनमें क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें दोस्तों सही है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। अपने को कूट भाषा में इसका क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, देखिए राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाएगा, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। अपने को कूट भाषा में बताना था, लोकायुक्त से संबंधित ये कथन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 1, 2 और 3 तीनों इसमें क्या है, सत्य है। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में कितने स्तर हैं? पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में कितने स्तर हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3 स्तर है राजस्थान में। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत होती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष में बास्केटबॉल को घोषित किया गया था? राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष में बास्केटबॉल को घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1948 में। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान अजमेर जिले के संस्थापक कौन थे? बताइए। जो अजमेर जिला है इसका जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजयराज माने जाते हैं दोस्तों अजमेर जिले के संस्थापक। इन्होंने 1113 ईस्वी में दोस्तों अजमेर नगर बसाया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है उपलब्ध कराना। बताइए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नियमित विद्यालयों में। ठीक है, नियमित विद्यालयों में उपलब्ध कराना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? बताइए। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को पृथक कब किया गया? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को पृथक है वो कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1997 में ये पृथक किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 1997 में। आगे देखिए, शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए? शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग है, ये कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे दोस्तों 2 जून 2013 को। 2 जून 2013 को ये 2 नए संभाग है वो बनाए गए थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, शिविरा का प्रथम अंक किस महीने में प्रकाशित होता है? शिविरा का जो प्रथम अंक है ये कौन से महीने में प्रकाशित होता है? ये दोस्तों जुलाई महीने में प्रकाशित होता है ये शिविरा का। शिविरा जो एक पत्रिका होती है इसका जो प्रथम अंक है ये जुलाई महीने में प्रकाशित होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सीरेट के कौन से कार्य हैं? सीरेट के कौन से कार्य हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए सीरेट के जो कार्य है, देखिए यहाँ पर मूल्यांकन की नवीन तकनीकों और उपकरणों की खोज करना, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 को संचालित करना, मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में सकारात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार करना, ये सभी कार्य हैं ये सीरेट के हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है,
1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डाइट। ठीक है, डाइट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डाइट। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। बताइए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों आदर्श वाक्य है वो है दोस्तों देखिए सिद्धि भवती क्रमजा, सिद्धि भवती क्रमजा क्रमजा, ये है दोस्तों आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसका अर्थ है कर्म से हम किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है और ये गीता के 90वें श्लोक से लिया गया है, ये भी याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 29 दिसंबर 1973 को दोस्तों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण हुआ। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? तो दोस्तों ये प्रशासनिक नियंत्रण है ये किसका है? तो ये माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर का है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर का है ये। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, स्माइल कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये 13 अप्रैल 2020 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस स्माइल कार्यक्रम में दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और वीडियो मॉड्यूल के तहत निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया इनको ये पठन पाठन से संबंधित सामग्री। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? दोस्तों गार्गी पुरस्कार है ये बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 75% व इससे अधिक अंक 10वीं व 12वीं में प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ये दिया जाता है गार्गी पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, प्रबंधन का हृदय कहलाता है। प्रबंधन का हृदय कहलाता है तो दोस्तों प्रबंधन का हृदय है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा। ठीक है, प्रबंधन का हृदय क्या कहलाता है? देखिए प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा है, जिसका अर्थ है आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे आपको अभिप्रेरणा करना है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन यहां पर अभिप्रेरणा करना है। ठीक है, अभिप्रेरणा होता है प्रबंधन का हृदय, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है तो दोस्तों ये लागू नहीं होता है, तो ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के आयु के बच्चों के लिए ये लागू नहीं होता। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये निःशक्त बच्चे 6 से 14 आयु के बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए ये नियम है ये लागू होता है। लेकिन इसमें देखिए शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को ही शामिल किया गया है, ना कि 14 से 18 के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाग 3। ठीक है, भाग फर्स्ट पर अपन ने पढ़ लिया, भाग सेकंड पढ़ लिया और भाग 3 इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से संबंधित दोस्तों अब अपन यहाँ पे प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कालीबंगा प्रथम है।
बताइए, कालीबंगा प्रथम है तो ये क्या है? तो दोस्तों ये सोथी सभ्यता है। क्या है? सोथी सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोथी सभ्यता। आगे देखिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया तो कौन सी धातु का उपयोग किया? तो दोस्तों तांबा धातु का उपयोग किया मानव ने। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तांबा का उपयोग किया था दोस्तों। आगे देखिए, यहां पे लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो वो कौन सी थी? वो थी दोस्तों सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता। दोस्तों ये दक्षिण मेसोपोटामिया की एक प्राचीन सभ्यता है सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों, ये 1837 में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसके काल में मेगास्थनीज भारत आया था? दोस्तों किसके काल में मेगास्थनीज भारत आया था? ये एक यूनानी राजदूत था और ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। और ये किसका राजदूत था? तो ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों मेगास्थनीज ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था दोस्तों मेगास्थनीज। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। ये राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कलिंजर अभियान कब चला था? कलिंजर अभियान कब चला था? तो दोस्तों ये जो कलिंजर अभियान है ये चला था दोस्तों 22 मई 1945 को शेरशाह सूरी के समय। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था 22 मई 1545 को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 73 नंबर प्रश्न है, मुगल शासन में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? मुगल शासन में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1577 ईस्वी में हुई थी दोस्तों मुगल शासन में मुद्रा विभाग की स्थापना। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ये दोस्तों गांधी जी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई? अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये जो शुरुआत है ये 10 मई 1857 को हुई थी दोस्तों मेरठ छावनी से। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक कौन था? भारत में अंग्रेजी शासन का जो संस्थापक था वो था कौन? तो दोस्तों लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ये दोस्तों भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक था। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन कब होता है? भारत में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन कब होता है? तो दोस्तों ये अधिकतम तिरछापन है ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। आगे देखिए, निम्न अक्षांशों यानी कि निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? बताइए, हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे किसे? कौन से अक्षांश को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहां पर 30 डिग्री अक्षांश को दोस्तों हॉर्स अक्षांश कहेंगे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? तो दोस्तों वायुदाब की 7 पेटियां होती है। ठीक है, कितनी पेटियां होती है? 7। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 पेटियां होती है दोस्तों वायुदाब की। आगे देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा चक्रवात होता है? 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा चक्रवात होता है? तो वो होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
81 नंबर प्रश्न है, चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात की आंख कहते हैं। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों नील नदी, ठीक है। और ये पूर्वी अफ्रीका में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहां पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, एंडीज पर्वत से निकलने वाली विश्व की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? एंडीज पर्वत से निकलने वाली विश्व की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी। नील नदी के पश्चात विश्व की दूसरी बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों तरफ फैले वन कहलाते हैं। राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों ओर फैले वन कहलाते हैं। तो वो वन कौन से कहलाते हैं? तो दोस्तों उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं उन्हें, ठीक है। ये जो सघन वन है ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन है ये आबू पर्वत के चारों तरफ फैले वन कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में की गई। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। आगे देखिए राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान का गठन है वो कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 2005 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। आगे देखिए आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है? आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थानांतरित कृषि। ये आदिम जनजाति द्वारा की जाती है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वनों को जलाकर पहाड़ी क्षेत्र में वनों को जलाकर ये कृषि की जाती है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कृषि की जाती है, ठीक है। आगे देखिए गहन जीविकोपार्जन कृषि कौन से देश में होती है? गहन जीविकोपार्जन कृषि कौन से देश में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, इन सभी में होती है दोस्तों। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए भेदभाव का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? भेदभाव का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 15 में। दोस्तों अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 15 में, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, समानता के अधिकार में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अस्पृश्यता, ये दोस्तों ये तो सभी को पता होगा अस्पृश्यता, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है अनुच्छेद 17 में। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? बताइए किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, संसद की किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं? संसद की किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुमान समिति में। दोस्तों अनुमान समिति में दोनों सदनों के सदस्य हैं वो नहीं होते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम के दिवस यानी कि जन्मदिन के ऊपर विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? स्थानीय स्वशासन को दोस्तों भारत में है वो लॉर्ड रिपन ने लागू किया। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में, सॉरी इसमें देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, हाँ अनुच्छेद 40। देखिए नीति निर्देशक तत्व है वो दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का इसमें प्रावधान किया गया है। अब यहां पर देखिए नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या दोस्तों अनुच्छेद 40 में की गई है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के विकास के उत्तरदायित्वों से संबंधित है ये। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए, गांवों के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, यह ग्राम पंचायत का कार्य है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत दे रखा है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव है वो नहीं करती है, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। आगे देखिए, मतदान हेतु मतदाता को प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों मतदान व्यवहार। क्या कहलाता है? मतदान व्यवहार कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ। क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन है, ये कब हुआ? तो दोस्तों ये सरकारी संकल्प द्वारा हुआ दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो किसकी समीक्षा करने के लिए? दोस्तों संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन है वो 1983 में किया गया था। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन है? भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक होता है। आगे देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया, यह आरंभ किया गया दोस्तों सन 1995 में। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सन 1998 में अंत्योदय अन्न योजना है ये शुरू की गई थी। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कपास किस प्रकार का उत्पाद है? कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो दोस्तों कपास है ये प्राकृतिक उत्पाद है दोस्तों, प्राकृतिक उत्पाद। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुद्रा का कार्य है दोस्तों, मुद्रा का क्या कार्य है? मुद्रा का कार्य है वो है दोस्तों नगण्य, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनियमन का माध्यम, विनियमन का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल संचय, लेन देन की सुविधा, लेन देन को सुविधाजनक बनाना, यह होता है मुद्रा का कार्य। तो यहां पर इसमें नगण्य इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें बहुत अधिक लेता है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1986 में। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। आगे देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, कहां की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में की जा सकती है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृषि उपज मंडी अधिनियम
कब पारित किया गया? कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1971 में। सॉरी, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया 1961 में पारित किया गया था कृषि उपज मंडी अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा है? बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो पीडीएस मॉडल है, ठीक है, ये चर्चित मॉडल है और ये मालवाहक ट्रकों की निगरानी के लिए उन्हें जीपीएस से जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ मॉडल है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है एडम स्मिथ। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों वो उदाहरण है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उदाहरण है ये अनवीकरणीय संसाधन। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जन्म के समय संभावित आयु क्या कहलाती है? जन्म के समय संभावित आयु क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जीवन प्रत्याशा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो दोस्तों बताइए, मारवाड़ की तरफ से कौन गया था सांगा की सहायता करने के लिए? गया तो था मालदेव, लेकिन भेजा किसने था? मालदेव के पिताजी ने। और मालदेव जी के पिताजी कौन थे? राव गांगा। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी। शेरशाह सूरी के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी और वो बटाई व्यवस्था थी दोस्तों खेट बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ये 3 प्रकार की बटाई की व्यवस्था थी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। देखिए, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छात्र के अनुभवों का उपयोग करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराना। दोस्तों ये सभी है वो शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु ये सभी क्रियाकलाप है वो किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस विधि को ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस विधि को ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है मस्तिष्क उद्वेलन को दोस्तों ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? नागरिकों के लिए कौन सा मूल कर्तव्य है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें देखिए, राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए। ठीक है, ये मूल कर्तव्य है दोस्तों नागरिकों के लिए। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 119 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। बताइए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थापना है ये दोस्तों जोधपुर में की जाएगी। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगारों
युवाओं की मदद, बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमियों की स्थापना करते हुए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 जून 2008 को, सॉरी इसमें जो ये PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो प्रारंभ है ये दोस्तों किया गया, ये 14 अगस्त 2008 को किया गया था, 14 अगस्त 2008 को। तो यहाँ पर राइट आंसर 14 अगस्त 2008 होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1886 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बिल्कुल सही है। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ, बिल्कुल सही है। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, बिल्कुल सही है। देखिए 1889 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, ये गलत दे रखा है दोस्तों ये 1889 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सत्य है। आगे देखिए, मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है, यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है, ये एलिगन सेकंड का कथन है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? तो दोस्तों भारत में जीवन बीमा है ये ब्रिटेन की देन है। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोथल से प्राप्त पक्की ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है जिसे किसने डॉकयार्ड की संज्ञा दी है? लोथल से प्राप्त पक्की ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है जिसे किसने डॉकयार्ड की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SR राव ने यह संज्ञा दी है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इकाई योजना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इकाई योजना का प्रवर्तक है ये दोस्तों मॉरिसन को माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, मॉरिसन को। आगे देखिए, समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार है ये दिया था दोस्तों सुकरात ने दिया था। किसने दिया था? सुकरात ने, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। सर्वप्रथम विचार की बात कही गई तो सुकरात ने दिया था, ठीक है। और आगे देखिए, इसमें 130 नंबर प्रश्न, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना है क्योंकि वह चिंतनशील है। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी परीक्षा पद्धति की विशेषता है? बताइए कौन सी परीक्षा पद्धति की विशेषता है? तो यहां पर देखिए, इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक के बिना अध्ययन कर सकते हैं। यह है दोस्तों परीक्षा पद्धति। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, इसमें इसमें देखिए परीक्षा पद्धति के बारे में पूछा गया है तो अध्ययन कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यह पूर्णतः छात्र केंद्रित है, ये भी गलत हो जाएगा। इस पद्धति के द्वारा विद्यालय छात्रों में निगमनात्मक तर्क का विकास होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह छात्रों में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु प्रेरित करती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह छात्रों में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु प्रेरित करती है, यह है दोस्तों परीक्षा पद्धति। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों जिसको अपन देख और सुन दोनों सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। आगे देखिए, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों साक्षात्कार 3 प्रकार के होते हैं, असंचरित, अर्धसंचरित और संचरित, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, भाग 5 में अपन शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन ने पहले भी जो शिक्षा का अधिकार नियम है उसके अंतर्गत भी पढ़ लिया है, शिविरा पत्रिका से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़े हैं और भी काफी सारे पढ़े हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। देखिए, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेव वाइगोत्स्की है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व विकास में करता है एक महत्वपूर्ण भूमिका
का निर्वाह करता है, व्यक्तित्व विकास में करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्मुखी कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अंतर्मुखी है। आगे देखिए, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक है जिसका नाम है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि स्वेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं डेनियल गोलमैन। कौन है? डेनियल गोलमैन है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है, तो दोस्तों सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परंपरागत संबंधता अधिगम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भाग 6 के अंदर अपन सूचना तकनीकी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समय की बचत न होना। ठीक है, ये क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामाजिकृत अभिव्यक्ति के गुण है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति के गुण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं, छात्रों की प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, छात्र वाद विवाद में भाग लेना सीख जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है? सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, आत्म प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों हल। कौन है? हल। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? रक्षा युक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए, समायोजन है, ये रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों है। तो यहाँ पर समायोजन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? बताइए कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत शामिल की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? बताइए कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल है वो जेपीईजी में होती है, पीएनजी में होती है और जीआईएफ में होता है। ठीक है, और एमडीपी में इसका विस्तार नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टेलनेट का तात्पर्य है। दोस्तों टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो वो है टेलीपाइप नेटवर्क। टेलीपाइप नेटवर्क। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? तो वो है दोस्तों इसमें सिम्बियन ओएस। सिम्बियन ओएस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क सह स्थिति के लिए एक अन्य नाम है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क सह स्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेश। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेश। आगे देखिए, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिंग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग। ठीक है,
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।